हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज मैं आपको अपने लास्ट 20 ईयर के एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में किस तरह से 160 प्लस मार्क्स स्कोर करने की तैयारी कर सकते हैं नीट 2023 में। यानी कि 4 मंथ्स, केवल 4 मंथ्स की तैयारी से आप 160 प्लस मार्क्स नीट में अचीव कर सकते हैं। एंड व्हेन आई said 160 plus, I mean it. 160 plus means 160 plus. तो आप 160 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आइए हम मिलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कि हम 160 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए अगर आप एक बात पर गौर करें कि लगभग 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो या तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। या तो वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। और ये केवल किसी एक साल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं आप पिछले कितने भी साल का जो पेपर है उसको एनालाइज कीजिए। आपको लगभग 40 क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जो या तो फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड होने वाले हैं। और ये मैं आपके लिए अभी प्रूव करके दिखाऊंगा रीसेंट पेपर से, यानी कि नीट 2022 के पेपर से मैं आपके लिए अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। दूसरी चीज, मैं आपको एक प्लानर बताऊंगा। अगर आप उस प्लानर के हिसाब से चलते हैं तो आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में 160 प्लस अचीव करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं दोनों बात। तो सबसे पहले तो हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास 40 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि या तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैं आपके लिए नीट 2022 के पेपर में से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाया हूं और मैं एक एक क्वेश्चन पे आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में सोलेनॉइड के सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है B बराबर μ0 Ni। दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमको जो है वो लेंस की पावर के बारे में बात करना है। तो अगर हम उसकी फोकल लेंथ निकाल ले, बाय कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ निकाल ले R/2μ-1, उसका रेसिप्रोकल करने पर हमारे पास पावर आ जाएगी। इसी तरह ये 4th क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ सिंपल बात की गई है आपके साथ कि RMS जो वोल्टेज होता है अगर हम उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पीक वोल्टेज आ जाता है। बिल्कुल सिंपल जो है वो बात हमसे यहां पर की जा रही है। फिर 6th क्वेश्चन है। इस 6th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है जिसका सीधा फॉर्मूला है NBA cos ωt। सिंपल वैल्यू रखेंगे, आंसर बाहर हो जाएगा। ये यहां पर हमारे पास 9th क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 2 जो है वो मास है और उनके बीच का डिस्टेंस r दिया गया है और आपके एक मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, R1 = m2r/m1 + m2। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और आपके पास जो है वो आंसर यहां पर आ सकता है। फिर यहां पर आपको देखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेलोसिटी v बराबर √T/m, कितना सिंपल, ठीक है। फिर यहां पर ओहो कितना सरल 15th क्वेश्चन में सिर्फ हमें एनर्जी के बारे में बताना है। एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, पावर और टाइम वहां पर दिया गया है और हमें एनर्जी को कैलकुलेट करके बताना है। 16th क्वेश्चन में गैलीलियोस रेशो 1357, ओहो। फिर 18th क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू होती है √μr/ε। बस, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास 19th क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बताओ। इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। बस कहानी खत्म। 21 क्वेश्चन है, उसमें सोप बबल के एक्सेस प्रेशर के बारे में पूछा गया है। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, 4T/r, r ज्यादा प्रेशर कम, r कम प्रेशर ज्यादा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आसानी से हो गया है ना। तो फिर यहां पर रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है। रेडियस ऑफ जायरेशन K बराबर √I/m, सिंपल फॉर्मूला से। 23 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि किसके ऊपर वोल्टेज ज्यादा होगा। होलो स्फीयर दिए 2 डिफरेंट रेडियस के, V बराबर KQ/r, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा आपके पास। यहां पर 25 क्वेश्चन में 2 रेजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी उनका वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, उनमें पावर की बात कर रहा है। तो P बराबर V²/r, सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है बेटा, सिर्फ वैल्यू रखना है और वैल्यू भर रखने से आंसर आ रहा है। कितना जबरदस्त। 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बताना है जो क्या है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। सिंपल वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। 31 डायमेंशनल एनालिसिस, मेरा सबसे फेवरेट
कंप्लीट चैप्टर, है ना। मैं हर बार बच्चे से बोलता हूँ कि इसमें से 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स में से, सिर्फ डायमेंशंस आना चाहिए और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम सेम स्पेसिंग में डिफरेंट कलर से फ्रिंज बनाना चाहते हैं तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, लास्ट वाले क्वेश्चन का नतीजा। ठीक है, फिर हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमसे क्या पूछा हुआ है, ओहो, अगर हमें सिर्फ LCR सर्किट में सिर्फ ये पता हो कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ LC होती है तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर हमें यहां पर देखिए, यहां पर क्या हमें ये पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हमें पता हो कि लेस वेलोसिटी अपॉन हायर वेलोसिटी, बस ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगा सके तो ये खत्म हो जाता है। फिर ये 41 क्वेश्चन है, इस 41 क्वेश्चन में ये तो कितनी बार आ गया, मतलब नीट में मतलब इतनी बार आ चुका है कि ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताओ, वो तो u cos थीटा ही होती है भैया, तो वो तो कितनी भी बार आ चुका है। फिर यहां पर और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किसी कॉइल में करंट बताओ जो कॉइल की क्या है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, ओहो, तो उसका पीक EMF कितना होता है NBA ओमेगा, उसको R से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया। फिर यहाँ पे ये तो बिल्कुल बोनस बम्पर क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, तो 45 क्वेश्चन, कितना सरल। देखो ना, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी नहीं बताया कि उसका इक्वेटोरियल पोजीशन है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। अरे कोई सा भी पोजीशन हो यार, इक्वेटोरियल हो, जो एक्सियल पोजीशन हो या जनरल पोजीशन हो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल RQ भी होता है, वो तो खत्म ही हो गया। 45 क्वेश्चन क्या है, 45 क्वेश्चन में वो बोल रहा है ओहो रेडियस और जो एटॉमिक नंबर है उसमें रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3, सिर्फ फॉर्मूले से हो रहा है बेटा, सिर्फ फॉर्मूले से हो रहा है, इसमें कोई दम लगाने वाली बात नहीं हो रही है, सिर्फ फॉर्मूले से हो रहा है बेटा, इसमें कोई दम लगाने वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये देखिए, ये कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, और 25 क्वेश्चन जो थे ना वो कैसे थे, सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू भर रखी है और हमारे पास 25 के 25 क्वेश्चन जो है वो डन हो गए। अब हम देखेंगे इसके आगे, अब हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये 16 है। देखिए यहाँ पर हमें इस मैच द कॉलम में ये बताना है कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है। यार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हमें सारे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको अगर ये पता है यहाँ पर हमें कुछ वेवलेंथ दी गई हैं, अगर हमें ये पता है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और एक्सरेज की सबसे कम होगी, केवल उनको मैच करके देख लो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया गया है, उसकी स्लोप जो होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है, तो v बराबर tan थीटा, रेशो निकाल लिया, आंसर आ गया। यहाँ पर ओहो कितना सरल क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में कितना एंगल होता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर ये वाला क्वेश्चन ओहो कितना सरल, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है। हम जानते हैं जिसका अल्फा पॉजिटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसका अल्फा नेगेटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, और सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है और कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है। कहानी खत्म हो गई। 14th क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर खत्म नहीं हो रहा, सेम का सेम ही है, और वर्टिकल लाइन में वॉल्यूम सेम का सेम ही है, तो ये आइसो कोरिक प्रोसेस हो गई, ये आइसो बारिक प्रोसेस हो गई। हमसे कौन सी पूछी, एडियाबैटिक पूछी है, तो ये बीच वाली दोनों बची हैं जिनमें से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। हमें पता हो अगर कि एडियाबैटिक का स्लोप जो होता है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है, तो हमारा ये वाला सवाल डन हो गया, जिसका स्लोप ज़्यादा उसको टिक कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बेस्ड थे पुराने वाले, और ये कैसे हैं, ये हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, और मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब 20th क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ अपने को ये बताना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इनपुट की उन्होंने दे रखी, आउटपुट की सेम टू सेम लिख कर आना है ना। और कितना सरल क्वेश्चन है, 24 नंबर का। वो बोल रहे हैं कि सॉलिड एंगल और जो सिंपल एंगल होता है उन दोनों में क्या मतलब डायमेंशन होती है कि नहीं, तो यार उनकी जो है वो डायमेंशन तो लेस होते हैं लेकिन यूनिट लेस नहीं होते, इसीलिए तो उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में रखा गया था यार। तो 27th क्वेश्चन है, उसमें हमसे जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को पानी में गिरा दिया और नीचे जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक बार जाने के बाद नीचे वो स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाएगी।
यार अब इसमें से ऐसा चूज़ करना है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो रही हो और वो बी वाला है, तो कितना सिंपली हो गया ये। फिर अपने पास ये 28th क्वेश्चन है ना, इसमें भी ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में पूछा है। अपने को अगर पता हो कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर है ना ब्रूस्टर्स एंगल कैसे बनता है, तो हमें म्यू बराबर 10 पता होना चाहिए, तो कहानी खत्म हो गई। 34 क्वेश्चन है, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछा है और वो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल P होती है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। 35 क्वेश्चन है, उसमें अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता हो बस कि पॉजिट्रॉन अगर निकलता है तो चार्ज नंबर कम हो जाता है, तो ये 11 से घट के 10 हो जाएगा और ऊपर तो 22 ही रहने वाला है, तो कहानी हमारी तुरंत ही खत्म हो गई, है ना। तो इस तरह से हम बहुत तेज़ी से ये सारे सवाल कर सकते हैं। और देखो हमने थोड़ी देर बात की तो सवाल ख़त्म होने पर ही आ गए। ये देखो फिर से मैच द कॉलम है, सिर्फ 2 डायमेंशन आपको आते हो, कितने सरल सरल दे रखे। पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क का डायमेंशन, वो तो सभी को आता है ना। तो ऐसे जो 2 डायमेंशन आते हो बस उनसे ही ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो 50th क्वेश्चन कितना ईजी है। बोल रहे हैं कि 2 टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। केवल इतना सा सोचना है कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ना, उनको उनके टर्म में आंसर आता है। तो यहाँ देखो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए इन चारों में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इस 14 वाले में, यानी कि ये 3rd नंबर वाले में। बस खत्म हो गया। और लास्ट वाला, ओहो, इस क्वेश्चन में ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज के जो चारों के चारों रजिस्टर्स हैं, वो चारों रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू वाले हों तो उसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। बस इतना सा आपको पता चला और आपका आंसर आ गया। तो आप देखो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, पूरे अच्छे तरीके से प्रूव करके दिखाया कि 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जबकि मैंने आपको छांट के दिए कि 41 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो मैं तो आपसे 160 मार्क्स लाने के लिए 40 क्वेश्चन ही बोल रहा था ना, यहाँ पर तो 41 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए। ऐसे ही बेटा अगर आप पुराने पेपर देखोगे, पुराने सारे पेपर देखोगे, 19 का पेपर देखो, 20 का पेपर देखो, उसके पहले के पेपर देखो, आपको डायरेक्ट दिखेगा और रिपीटेशन दिखेगा, लगातार कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन दिखेगा। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हो तो आपका काम ज़बरदस्त तरीके से बनने वाला है। ठीक है, हमें अगर शाइन करना है तो हमें स्टार्स से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो तारे होते हैं उनको अगर चमकना है तो वो क्या करते हैं ना, उनको ब्राइटर शाइन करना है, उनको जोरदार चमक दिखानी है अपने अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो तेज चमकते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे तारे को गिरा देते हैं या उसे बुझा देते हैं। जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद जल के तपस्या करके, खुद मेहनत करके काम करना पड़ेगा। सही स्ट्रेटेजी, सही मेहनत और सही लगन से किया गया काम कभी खाली नहीं जाता। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और आपको सबूत मैंने दिया कि ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स से केवल डर सकते हैं। फिजिक्स डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स करने वाला सब्जेक्ट है। जो करता है वो करके निकल जाता है, जो डरता है वो डरता ही रह जाता है। तो इसलिए फिजिक्स जो है वो करने वाला सब्जेक्ट है। आप आज से लग जाइए, अगले 4 महीने में आप 160 प्लस ला सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। और नीट 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, है ना, पूरी कि कैसे हमको 4 मंथ में ये करना है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीट 2023 वालों के लिए मैं अब ज़्यादा तो आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन 15 अगस्त को मैं आपको ये सरप्राइज़ जो है वो रिवील करूँगा कि मतलब मैं 2023 वालों के लिए क्या करने जा रहा हूँ, और वो बहुत ही ऑसम होने वाला है। तो एकदम ज़बरदस्त आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल पर तो आते ही हैं, तो नीचे वो लाल लाल जो दिख रहा है बटन उसको दबा दीजिए। और बाकी आपका साथ तो मुझे मिल ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम पर चैनल जो है वो @MJ Sir अगर आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी पर्सनलाइज मेंटरशिप में जो ऐप चल रहा है, जो मेरा पर्सनल ऐप है जहाँ पर मैं बच्चों की पर्सनल टेक केयर करता हूँ, आप वो ऐप भी डाउनलोड करना चाहें तो बियॉन्ड इक्वेशंस नाम से ऐप है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एज वेल एज इन जो मैं यूट्यूब सेशंस लेता हूँ इनके अंदर जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जो पीपीटी है वो पीपीटी भी आपको शेयर कर देंगे। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल सकती है, तो आप उनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको सारी पीपीटीज प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, अगर हम फिजिक्स की बात करें
तो नीट का सिलेबस ये रहा। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अब अगर हम इसको स्मार्टली हैंडल करें, जो एक जैसी प्रकृति वाले चैप्टर है और जिनको पहले पढ़ना चाहिए, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनको पहले पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे चैप्टर है भले ही उनका वेटेज नहीं है लेकिन उनके बिना आगे समझ में नहीं आता, तो उनको पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक परफेक्ट सीक्वेंस बता रहा हूँ कि अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं अपनी, तो आपका काम ज़बरदस्त बनेगा। और विशेष करके अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप और ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमको मैकेनिक्स का बेसिक पोर्शन कवर कर लेना चाहिए। बेसिक पोर्शन मतलब काइनेमेटिक्स से शुरू करके रोटेशनल मोशन तक। काइनेमेटिक्स, फिर मतलब 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, है ना, रोटेशन, यहाँ तक का पूरा, है ना, कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जिनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़े होते हैं, फिर वो जाके आपको सलाह देने लगते हैं कि इसका वेटेज ज़्यादा है और इसका वेटेज कम है। ऐसे भैया और दीदी से कोई लेना देना नहीं है अपना। मैं अपने 20 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, सिलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय थोड़ा सा लेबेरियस और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल वे में अगर काम को करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और अपने मार्क्स भी सबसे बेहतरीन आएंगे। तो अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि अपने पास ये एक बेसिक पोर्शन अपन ने कर लिया। उसके बाद सबसे पहले निपटाइए एसएचएम और वेव्स। फिर उसके बाद एसएचएम वेव निपटाने के बाद सीधे जाइए वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स के बाद कर लीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से सीधे आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ आप कर लीजिए ग्रेविटेशन, क्योंकि करीब करीब 60-70% तो सेम ही मामला है। ठीक है, फिर आप आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप निपटा दीजिए थर्मल फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, लगभग एक जैसा ही मामला है। फिर आइए आप एमईसी, ईएमआई और एसी में, इसको निपटा दीजिए। इसके बाद सीधे जाइए आप मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर में, इसको निपटाइए। ठीक है, उसके बाद सबसे बाद में आप आइए फ्लूइड मैकेनिक्स में, और उसके भी बाद आइए आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो इस ऑर्डर में अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपका निश्चित है कि आप कोरिलेट करके भी पढ़ पाएंगे। और आप देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन में से कितना सारा पूछ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप खुश होकर अभी से पूरी पढ़ाई करते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरत है सही गाइडेंस की, अच्छे से पढ़ाई करने की, एकदम तसल्ली से पढ़ने की। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही, और मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही जानदार, शानदार, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, और कभी भी खोखला मोटिवेशन आपके साथ नहीं करूँगा। एकदम ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑथेंटिक जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।